यहाँ पे डेजर्ट स्टॉर्म से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं ठीक हूँ भाई। क्या सर, बात करेंगे? कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं। जी जी। फर्स्ट, लाइक, आर ह्यूमन बीइंग्स वायलेंट बाय नेचर और या इन्वायरमेंट बनाए थे इसको? यार हर जानवर, हर जानदार वायलेंट है। मुझे एक जानदार ऐसा बता देंगे वायलेंट नहीं है। जी जी, तो इसको एवोल्यूशन कह सकते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है फॉर जाहिर एग्जांपल। बात है कि सर्वाइवल के लिए अब वायलेंट होना लाजमी है। जी, तो इसको क्या? वायलेंस जो है, वायलेंस का मतलब हमेशा एग्रेसिव और ओप्रेसिव वायलेंस ही नहीं होता। आपको अपने डिफेंस में भी करना पड़ता है। भाई आपके घर पे आ जाए, आगे रीच कोई हमला कर दे, तो आप उसे गोली नहीं मारेंगे या फिर आप उससे अपना डिफेंस नहीं करेंगे? करना पड़ता है ना भाई। जी जी, ठीक है। तो इसको इसको जैसे आप रिलीजियस तौर के रिलीजियस वे पे ना लें अगर, तो इसको मतलब क्या चीज इसको और कर सब सपोर्ट कर सकती है? फॉर एग्जांपल जैसे कोई सेम ट्राइब है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो कार्टेल्स वगैरह हैं, जो गैंग वॉर चलती है वहां पे, उसको क्या चीज वो करती है, मतलब उसको मोटिवेट क्या करता है? मगर आप ये रिलीजन बात तो याद अलग रखें, ये जो नॉन नॉन जस्टिफाइड वायलेंस है वो एक अलहदा चीज है। है। जी ठीक है। देखें, स्टेट की जब डेफिनेशन आप करते हैं तो स्टेट की डेफिनेशन में ये शामिल है कि भाई वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट को होगा। स्टेट कब करेगी? स्टेट अकॉर्डिंग टू द रूल्स करेगी, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस करेगी। हर वक्त नहीं करेगी कि जिसका दिल किया स्टेट का तो उठ के जी सबको लाइन में खड़ा किया और छितर मारना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता भाई। सिंपल बात यह है कि आमतौर पे पिक एंड चूज की बातें ही होती हैं। क्वेश्चंस जो जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं आमतौर पे बड़ी चीजों के लिए, हमेशा पिक एंड चूज की बेस पे होती हैं। हाँ जी, हम अब वायलेंस को कैसे करेंगे कि किस सिचुएशन में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, तो भाई फिर सिचुएशन लॉजिक और कानून और रैशनैलिटी की बेस पे डिसाइड होगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी स्ट्रीम में बात की थी कि, और मैं कई बार पहले करता हूं, कि यह बात स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि इंसान में 5% से 2% के दरमियान लोग वायलेंट होते हैं। ठीक है। जी जो जी कि जी। केपेबल ऑफ क्राइम होते हैं, बाकी इंसान नहीं होते। ये दुनिया में, पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स हैं। तो और फिर ये न्यूरो साइकोलॉजी से प्रूवन है। जी सर, इसका मैं यही जानना चाह रहा हूँ, इसका कारण क्या है? क्या इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब? नहीं, कोई जेनेटिक, भाई सिंपल बात यह है कि एग्रेशन, अब मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि इंसानों ने सबसे पहले खुद को डोमेस्टिकेट किया। खुद की डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है? वाइल्ड एनिमल्स जितने भी होते हैं ना, उनके दिमाग थोड़े बड़े होते हैं। वाइल्ड वुल्फ है ना, उसका दिमाग थोड़ा बड़ा है। डॉग है ना, उसका दिमाग कंपैक्ट हो जाता है। ठीक है। और ये जी याद रखें कि बिगर ब्रेन डज नॉट मीन मोर इंटेलिजेंट ब्रेन। ठीक है। मोर इंटेलिजेंट ब्रेन वो होता है जो वेल कनेक्टेड होता है, जिसमें लॉन्ग कनेक्शंस होते हैं एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करने के लिए। अब एक मैं आपको बात बताता हूं, जो वेल कनेक्टेड ब्रेन नहीं होता, अब फिर इधर साइंस की बात आ गई। डॉक्टर वुल्फ भी इधर ही हैं, ये भी जी मेरी जी बात को सेकंड कर सकते हैं। दिमाग में एक पोर्शन अग्रेशन से रिलेटेड है, दूसरा पोर्शन उसे कंट्रोल करने से रिलेटेड है। दिमाग के जो सबसे प्रिमिटिव हिस्से हैं, सेरिबेलम और एमिगडाला वगैरह, इधर एग्रेशन का जो वो है ना, वो यहां से ओरिजिनेट होता है। ठीक है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स या सरीब्रम जो है, वो जगह जो जहां पे आपके हायर ब्रेन फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने एक ऐसी चीज है कि जिस वक्त आपको एग्रेशन फील होगा, कोई इंसान है, उसने देखा है कि जी कोई आदमी उसकी बीवी के साथ सो रहा है, ठीक है, तो एकदम उसका प्रिमिटिव ब्रेन टेक ओवर करेगा। ठीक है। जी जी अब अब उसका जब प्रिमिटिव ब्रेन टेक ओवर करेगा, तो हायर ब्रेन जो है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं या प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, जिसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग है, सिचुएशन की एनालिटिकल असेसमेंट है, सारी बातें हैं, वो उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ज्यादा अग्रेसिव लोग होते हैं, उनके दिमाग में ये बातें रिसर्च वगैरह से सामने आ चुकी हैं। न्यूरो साइंस पे आप किताबें पढ़ें, ह्यूमन साइकोलॉजी पे, ह्यूमन न्यूरो साइकोलॉजी पे आप किताबें पढ़ें, तो आपको समझ आ जाएगी कि कई बार ऐसे होता है कि उनके ये कनेक्शन आपस में वीक होते हैं, जो दिमाग के डिफरेंट हिस्सों को, क्योंकि दिमाग जो है ना मॉड्यूलर है। एक एक हिस्सा गुस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा हिस्सा जो है वो आपके किसी और फियर और फाइट और फ्लाइट वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा जो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, चौथा अर्थमेटिक रीजनिंग के लिए। ये सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। फर्ज करें गुस्से वाला एक्टिवेट हुआ है और जिसने गुस्सा कंट्रोल करना है वो उस गुस्से वाले रीजन से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, तो वो इंसान हाइपर एग्रेसिव होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से या अपने ब्रेन की प्रॉपर वायरिंग ना होने की वजह से
किसी का मर्डर कर सकता है। इंसान के ब्रेन का जो साइज है आज से 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले आज से बड़ा था। आज 1350 सीसी का ब्रेन है, पहले 1450-1500 सीसी का ब्रेन होता था, आज से 1 लाख साल पहले। पिछले 1 लाख साल के दौरान हमारा जो ब्रेन साइज है वो छोटा हुआ है और हमारे ब्रेन के अंदर जो लॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस है वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है जी। हाँ जी। औरतें मर्दों से कम एग्रेसिव होती हैं। अब यहां पे थोड़ी सी हाइपोथेटिकल बात है जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि औरतों का जो दिमाग है वो थोड़ा सा छोटा होता है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बराबर होते हैं और छोटा होने की वजह से उनकी जो कनेक्टिविटी है वो मर्दों से ज्यादा होती है। ये बातें आपको मजहब नहीं बता सकता। ठीक है, मजहब तो कहता है कि औरत आधे दिमाग वाली है। मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि औरत के कम एग्रेशन की वजह यह है कि उसका दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में आपसे थोड़ा छोटा है, उसका दिमाग आपसे ज्यादा बेटर कनेक्टेड है, उनकी मेमोरी इसलिए आपसे मर्दों से ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए वो कम एग्रेसिव होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी रीजंस हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप न्यूरो साइंस को प्रॉपरली जब पढ़ना शुरू करें तो फिर आपको अंदाजा होता है कि न्यूरो साइंस हमारी एवोल्यूशन में, हमारे हर बिहेवियर में न्यूरो साइंस अपना इतना जबरदस्त रोल प्ले करती है कि उसे एक्सप्लेन करना जो है ना, मतलब बंदा एक्सप्लेन करता जाए तो होता जाएगा एक्सप्लेन कि ये चीज इस वजह से है, ये चीज इस वजह से है। आप हाइपोथेटिकल लेवल पे 100 बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बेस पे 100 बातें कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको एक सिंपल न्यूरोलॉजिकल रीजन बताई है कि एग्रेशन लोगों के जेनेटिक मेकअप की वजह से, उनके ब्रेन की केमिस्ट्री की वजह से, उनके ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों के कमजोर और डिफरेंट के स्ट्रांग होने की वजह से एग्रेशन ज्यादा भी हो सकता है, एग्रेशन कम भी हो सकता है। कोई शख्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसकी अपब्रिंगिंग का भी बहुत असर होता है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि असल में उसके ब्रेन में वाकई कोई न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी हो जिसकी वजह से वो ज्यादा एग्रेसिव हो। अब एक सिंपल सी बात है, न्यूरो साइंस की जो फील्ड है जिससे शुरू हुई थी वो डॉक्टर वुल्फ उस बंदे का नाम बता देंगे। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, उसके दरमियान दिमाग से एक रॉड गुजर गया था। ठीक है, और वो शख्स पहले बड़ा पीसफुल शख्स था, मगर जैसे ही उसके दिमाग से रॉड गुजरा है यानी जख्मी हो गया बहुत ज्यादा वो, उसके बाद वो इतना एग्रेसिव हुआ, वो एक साइकोपैथ बन गया। उसको किसी शख्स की तकलीफ और दर्द के बारे में कोई एहसास नहीं था। ठीक है, तो हम वो हैं जो हमारा जेनेटिक मेकअप, हमारी न्यूरोलॉजिकल बेसिस हमें बनाती है। डॉक्टर वुल्फ, आप इस बारे में कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे? हाँ सर, जो आप बात कर रहे थे वो उसका नाम फीनियस केज था। 1823 में, मतलब 1840s के अराउंड वो एक्सीडेंट हुआ था जब रेल रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक रॉड उनके ब्रेन के आर पार हो गई थी। एंड दूसरा जो आपने कहा कि एग्रेशन का कॉज, एग्जैक्टली यू आर राइट, हमारा ब्रेन का एमिगडाला, हमारा वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे कुछ केसेस में टेम्पोरल लोब, ये सारे हमारे ब्रेन को एग्रेसिव या हॉस्टाइल बिहेवियर को करना है या नहीं करना उसको मैनेज करते हैं। और इनमें कोई एरर हो, लेट्स से बाय बर्थ कोई डिफॉर्मेलिटी है तो वो भी कॉज कर सकती है। अगर बाय बर्थ बच्चा परफेक्टली फाइन पैदा हुआ और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो भी ये कर सकता है। तो आपने एग्जैक्टली सही एक्सप्लेन किया कि एग्रेशन का कॉज जो हमारी बायोलॉजी है, न्यूरोकेमिस्ट्री है, हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो बेसलाइन बनाता है, और हमारी सोसाइटी कैसी है वो उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन करेगी या नहीं करेगी, वो बताता है कि एग्रेशन होगा किस इंडिविजुअल में या नहीं। तो दोनों इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर भी और हमारा सोशो कल्चर अपब्रिंगिंग भी। जी सर। ठीक है जी सर, 2-3 क्वेश्चंस और हैं छोटे छोटे कि आप साइकोलॉजी और ब्रेन फंक्शंस के रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल साइंस के रिलेटेड कुछ बुक्स अगर रेफर कर दें तो मैं उसको रीड करूं। सर अगर आप कोर्स के रिगार्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन पे सर्च करें, जस्ट साइकोलॉजी, आपको कई सारी मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसे जर्नल रीडिंग के लिए करनी है तो एक बड़ी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग किताब लगती है, उसका नाम है द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट। द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट। हाँ, ये ओलिवर सैक्स करके एक राइटर हैं, उनकी किताब है। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपने पेशेंट्स की कई सारी क्लासिकल हिस्ट्री उसमें लिखी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। बाकी अगर आपको देखनी है और कोई किताब तो मैं शायद इस वीडियो के एंड में ना कमेंट्स में लिख दूंगा 2-4 नाम। जी सर, गालिब सर, आपने जैसे एवोल्यूशन के बारे में आप मतलब बहुत आप इसकी
आप डीप में जानते हो उसको। सर आपने स्टार्ट कहाँ से किया? अभी जैसे मैं बुक पढ़ रहा था रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन, मैंने स्टार्ट किया अभी 4-5 चैप्टर से किए अभी। तो मतलब आपने स्टार्ट कहाँ से किया सर? यार एवोल्यूशन पे मेरे ख्याल में जो मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी या दूसरी, वो सेल्फिश जीन ही थी। ठीक है, राइट। समझ गया। मगर मैं क्योंकि जियोलॉजी के बैकग्राउंड से हूं, तो इसलिए मेरी जो है ना वो आप ये कहेंगे कि मेरे एवोल्यूशन के बारे में पहली स्टडी जो है ना वो एवोल्यूशन खुद नहीं है, वो जियोलॉजी है। ठीक है, तो फॉसिल्स की स्टडी, स्ट्रेटोग्राफी, रॉक लेयर्स, रॉक्स के सीक्वेंसेस, कौन सा फॉसिल किस एज के रॉक्स में मिलता है, किस में नहीं मिलता, मेरी स्टडी असल में एवोल्यूशन पे मुझे यकीन वहां से आ गया था। यानी मैंने जब एवोल्यूशन पढ़नी शुरू की थी तो जियोलॉजी की वजह से मैं ऑलरेडी एवोल्यूशन को मान चुका था। ठीक है, जी जी जी। समझ गए आप? सो तो हाँ, सेल्फिश जीन में अभी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मतलब क्या सेल्फिश कैसे जीन करना बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद आप ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ पढ़ लें, उसकी वाई एवोल्यूशन इज ट्रू पढ़ लें, जेरिए के उनकी, वो पढ़ सकते हैं आप। यार एवोल्यूशन पे अब फिर आप, मैंने एक बुक अक्सर रिकमेंड करता रहता हूँ जो उसका नाम है रेलिक्स ऑफ ईडन। ठीक है, डैनियल जे फेयरबैंक्स की, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंडियन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो अर्ली इंडियंस पढ़ लें आप। ठीक है, और अभी हम सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट का रिव्यू कर रहे हैं, आज हम उसका 5वां पार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी बुक आप पढ़ सकते हैं। सही है, किताबें तो बहुत हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो। जी जी। हम्म, ओके सर, थैंक यू। आपको अच्छा लगा कि आपसे बात करके, पहली बार बात हो रही है। फॉलो तो मैं आपको दो साल हो गए कर रहा हूँ। तो पहले एवोल्यूशन का इतना पता नहीं था कुछ भी, आपकी वीडियो देख के मतलब इंटरेस्ट बना। अभी अभी बुक स्टार्ट की है अभी, पढ़ें पहले आपको पढ़ें। सुनते रहते थे। मैंने आपको बताया, इंसान ने अगर खुद को समझना है तो उसे एवोल्यूशन पढ़िए, उसके बगैर आप, कोई शॉर्टकट नहीं है। इंसान अगर ये समझे कि वो ट्रूली समझना चाहता है कि एज ए ह्यूमन या ह्यूमन स्पीशीज हम क्या हैं, तो एवोल्यूशन पढ़े बगैर आपको कभी अंदाजा नहीं होगा। और आज अगर आप दुनिया की रियलिटी भी समझना चाहते हैं तो एवोल्यूशन पढ़े बगैर आप नहीं समझ सकते। इसलिए हर शख्स को एवोल्यूशन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। जी सर। लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लीव। सर जैसे इंडिया पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है नेगेटिव एक तरह से, तो उसको दोबारा रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? मतलब किसी बंदे को जो मतलब बेस से स्टार्ट करेगा, उसको हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं अगर आप उसको? खुद को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, दूसरों को रिप्रोग्राम करना जो है ना वो कोई अच्छा आइडिया नहीं होता। जी ठीक जी है, तो जो सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप पढ़ें, सीखते रहें चीजें, और किसी शख्स का भी लर्निंग कर्व जो है ना दूसरे शख्स जैसा नहीं होता। तो इस बारे में मैं आपको कुछ राइट खास नहीं कह सकता। ठीक है, मैं तो राइट। आपसे यही कहूंगा कि पढ़ने की आदत डालें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आपको अपने आप को मैनेज करना, तो दुनिया को मैनेज करना भी आता जाएगा। ठीक है, समझ गए? जी सर। ओके, थैंक यू चलिए, सर। ठीक थैंक है, यू सो ओके मच। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।